नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति संगवान। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर बात होगी। 3 दिन का सत्र रहा और काफी हंगामेदार रहा। नो हिंसा को लेकर कांग्रेस की चर्चा की मांग रही तो सदन में चर्चा से इनकार किया गया। हालांकि सदन के बाहर बार पलटवार जरूर देखा गया। पीपीपी को लेकर प्रमुख तौर पर कांग्रेस ने जमकर सरकार को घेरा है। एक बार फिर से पीपीपी को परमानेंट परेशानी पत्र करार दिया गया तो सीएम की ओर से जवाब दिया गया। कांग्रेस पर पलटवार किया गया। सीईटी से लेकर विधायकों के स्थानीय मुद्दों और कई विषयों को लेकर हंगामा भी देखा गया। कुछ विधेयक भी इस दौरान पास किए गए। ऐसे में चर्चा 3 दिन के मानसून सत्र को लेकर हम करने वाले हैं। पहले आपको सुनाते हैं क्या कुछ खास रहा। परिवार पहचान पत्र अधिनियम सितंबर 2021 में लागू हुआ। एचपीपीए अधिनियम एक व्यापक कानून है जो गोपनीयता और डाटा विश्वसनीयता जैसे मौलिक मुद्दों के साथ साथ डाटा रिपोजिटरी, डाटा फील्ड जो कि परिवार पहचान पत्र में संग्रहित किया जा सकता है, डाटा अपडेशन के लिए तंत्र आदि जैसे परिचालन क्षेत्रों के लिए कानूनी सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से बताता है कि राष्ट्रीय स्तर पर आधार और यूपीआई जैसे अन्य बड़े पैमाने की डिजिटल पहलों की तरह राज्य के लोगों को अपेक्षित लाभ पहुंचाने के लिए परिवार पहचान पत्र तंत्र लगातार विकसित हो रहा है। निष्कर्ष में माननीय सदस्य और सदैव को आश्वस्त करता हूं कि लोगों की शिकायत के निवारण के लिए इस उत्तर में जिन बातों का उल्लेख किया गया है उन्हें निरंतर सुदृढ़ किया जाएगा। उनसे ऐसा ही लग रहा है कि ये सब कुछ कांग्रेस का ही करा धरा है, क्योंकि इसमें कांग्रेस के एक मौजूदा विधायक मामन खान को भी पूछताछ के लिए 30 तारीख को पुलिस ने बुलाया है। और भी जो लोग पकड़े गए हैं उनके भी कांग्रेस के साथ कनेक्शन है। जिन्होंने तोड़फोड़ की है, जब वो चलाई हैं, वो कांग्रेस के वर्कर हैं या पदाधिकारी हैं। लेकिन जहां जहां पर हिंसा हुई है, मामन खान 28, 29 या 30 तारीख को वहां पर गया है। इसने वहां पर इसके वहां प्रेजेंस है, इसने देखा, वही हिंसा हुई है। ने बोला है, होम मिनिस्टर ने बोला है विधानसभा के अंदर तो कहते हैं सब जुडिस हैं, डिस्कशन नहीं कर सकते, उससे तो भाग रहे हैं, बाहर जाके नाम दे रहे। मैंने तो कहा था करो, और ये जो है ना, ये भी कहा गया भाई वहाँ सोची समझी थी। मुख्यमंत्री जी ने कहा हाई कोर्ट के जज के अंदर करवाओ, जब सच का पता लगना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ये अपनी कमी को दूसरे पे थोपना चाहते हैं। इन्वेस्टिगेशन हो रही है, सब जुडिस है, पता लग जाएगा। मैं तो जब भी तो हाई कोर्ट के जज के द्वारा मांगी है इंक्वायरी करें, जुडिशियल इंक्वायरी हो हाई कोर्ट की जज के, उसमें सब पता लग जाएगा। ये अपनी कमजोरी, सरकार की जो जिम्मेवारी थी वो तो निभाई नहीं इन्होंने। जब इतने दिन से पहले वहाँ एक उपवाद पैदा होने का खतरा हो रहा था, सिमरिंग अप हो रही थी, ऐसे ऐसे वहाँ व्हाट्सएप चल रहे थे, तो सरकार कहाँ सो रही थी। इस तरह के आंसर दिए जाते हैं, इस तरह से जो बार बार रेपिटेशन होते हैं। 6 तारीख को आंसर होता है, फिर मतलब एग्जाम होना होता है, फिर 7 तारीख को होता है। रातों रात सरकार जो है कोर्ट में भागती है, पूरी रात बच्चे हैं सड़कों के ऊपर बैठे रहते हैं कि एग्जाम होगा नहीं होगा, फिर एग्जाम नहीं होता। कितनी मानसिक परेशानी हमारे नौजवान बच्चों को झेलनी पड़ रही है आज हरियाणा के अंदर। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात। आज इस मंच पे यहाँ से ये मैं सदन पटल पे कह रही हूँ कि ये एसएसएलसी जो है इसको बर्खास्त करो, खत्म करो इसको। चलिए, ये पूरी तरह से असमर्थ है काम करने में। हो गया। सबको पता तो 64 एग्जाम अलग अलग होंगे। ये अलग बात है कि उसमें पहले एग्जाम हमने वो, यानी हमारी जो कमीशन है उन्होंने तय किया कि जिनमें संख्या ज्यादा है, वो 56 और 57 2 ग्रुप ऐसे थे जिनमें संख्या ज्यादा थी, ताकि उनके एग्जाम पहले ले ली जाए, बाकी कम संख्या रह जाएगी, उस हिसाब से चलेंगे। तो उसके अंदर एक रिपीटिशन ऑफ क्वेश्चंस का विषय आया है अलग से, वो चूंकि सब जुडिस है, इसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। कोर्ट तो देखिए, पीपीपी को लेकर कांग्रेस, हालांकि पिछले कई सत्र आप देखेंगे लगातार सरकार को घेरा जाता है कि पोर्टल से लोग परेशान हो गए हैं, परमानेंट परेशानी पत्र ही बन गया है। और सीएम की ओर से आज भी जवाब दिया गया जब पीपीपी को लेकर सवाल खड़े किए गए कि एक तो आप जो लोगों की जानकारी है जो बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है,
आप वो दस्तावेज भी मांग रहे हैं, जाति की जानकारी मांगी जा रही है या फिर जो निजी जानकारी है वो उसको लेकर सरकार को घेरा गया और इससे परेशानी उठानी पड़ रही है। कहा गया सीईटी को लेकर सरकार को घेरा गया, किसानों को लेकर, फसल बीमा योजना को लेकर, किसानों को मिल रहे मुआवजे को लेकर, तो कई मुद्दे ऐसे रहे जिनको लेकर विपक्ष सरकार पर 3 दिन तक हमलावर नजर आया है। चर्चा करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। हरियाणा बीजेपी से प्रवक्ता रामराज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता रमन सिंह, इनेलो प्रवक्ता विजेंद्र रेहडू, प्रवक्ता जेजेपी अजय गुलिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी सुखवीर तंवर जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं, वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादून हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत बीजेपी से, शर्मा जी, 3 दिन के सत्र को कैसे देख रहे हैं आप? विपक्ष ने जो मुद्दे उठाए और दावा किया गया कि जनहित में हम बात कर रहे हैं, सवालों के उत्तर हालांकि सरकार नहीं दे रही है, हर बार कहा जाता है, इस बार भी कहा गया। देखो, विपक्ष का पहले भी ये ऐसा इतिहास रहा है, सेंटर में भी इतिहास रहा है। विपक्ष सेंटर में भी अविश्वास प्रस्ताव लेके आया है, फिर जब सही समय आ गया उसको छोड़ के भाग गया। यहाँ भी विपक्ष ने मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए, ताकि जनता उनको टोक ना दे, उन्होंने शोर ज्यादा मचाया है, काम की बातें नहीं की, सिर्फ शोर मचाया, शोर। और हम पारदर्शी, हर मामले में हम पारदर्शिता के आधार पर काम कर रहे हैं, चाहे वो समान विकास कार्य हो, चाहे नौकरियों में पारदर्शिता हो, और हर मामले में हम पारदर्शी हैं। तो मैं इतना कहना चाहूंगा, मैंने पहले भी विनम्र आग्रह किया था विपक्ष वाले भाइयों को भी कि भाई आप काम की बात करें, फालतू में टाइम वेस्ट ना करें। ऐसा ही सेंटर में किया, ऐसा ही यहाँ किया। हम नौकरियों का मामला हो, चाहे विकास कार्यों का मामला हो, चाहे अन्य मामले हों, हर मामले में पारदर्शी है। नू हिंसा के बारे में जैसे आपने जिक्र किया, नू हिंसा में आपने पता है किसने करवाई, वो इनपुट भी आ गए हैं और सदन में इनके नेता ने भी वहां पे सरेआम बोला गया, आइए आप चैलेंज किया, आइए आप नो हम प्याज की तरह फोड़ देंगे। तो इस तरह का एक जिम्मेवार आदमी बयान दे तो ये 100 बयान ही देता। फिर इनके दूसरे एमएलए थे, जिनके सदन के नेता थे, उन्होंने भी उसको टोका नहीं। जबकि कोई आदमी गलत बोलता है तो उसको टोका जाता है। एमएलए पाटौदी ने उसको टोका, वो उसको धमकाने लग गया। हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है माननीय नरेंद्र मोदी जी की उसमें अगुवाई में। विदेशों में भी हमारी धाक जमी है और हमने चंद्रमा पर भी अपना तिरंगा झंडा फहराया है। अभी हुड्डा साहब की एक शायरी हमने सुनी कि बस्ती भी जलानी है और मातम भी मनाना है, तो कहीं ना कहीं कटाक्ष तो आप लोगों पर किया गया। और विधायक ने जो किया, कितने दिन बाद आप लोगों को याद आई? अगर वो बयान वाकई बहुत आपत्तिजनक या भड़काने वाला, उकसाने वाला था, तो पहले क्यों नहीं संज्ञान लिया गया? ये तो कांग्रेस का इतिहास रहा है। ये तो सन 47 से शुरू हो गया था। देश का बंटवारा कांग्रेस ने करवाया था। जिन्ना जी नेहरू जी के मित्र थे, आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन जाना, मैं हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। और फिर कश्मीर की समस्या को ऐसे लटका दिया, उसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया जिसको जरूरत भी नहीं थी। और 370 धारा अभी तो टूट गई, उसको लगाने की जरूरत भी नहीं थी उस टाइम पे। ये सिर्फ जानबूझ के देश को बर्बाद करने के लिए किया, भाई भाइयों को लड़ाने का काम किया। डिवाइड एंड रूल की नीति पे कांग्रेस शुरू से चल रही है और यहाँ भी कांग्रेस का नाम आ रहा है, आपको सबको पता है। ये जहाँ जहाँ इनपुट मिले, जहाँ जहाँ इनका ये गए हैं, वहाँ हिंसा ज्यादा बढ़ती है। ये तो सदन में माननीय गृह मंत्री जी ने भी बयान दिया है और इनको ये स्वीकार भी करना पड़ेगा। सदन में तो चर्चा ही नहीं की गई। रमन जी, अनिल विज गृह मंत्री सदन से बाहर आकर बोले हैं और हुड्डा साहब ने भी कहा कि सदन में तो आप कह देते हैं कि मामला अदालत में है, बाहर आकर आप बयान देते हैं और हाईकोर्ट के सीटिंग जज से जांच करवाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो। मैं मेरे भाई कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा। मैं रमन जी से ही पूछ रही हूँ, सवाल मैंने उनसे ही किया है। जी बोलिए। आवाज मिल रही है आपको रमन जी? ज्योति जी बताइए। मेरे को मिल रही है, लेकिन नो हिंसा को कह दिया गया कि अदालत में है मामला। हालांकि कांग्रेस ने कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई वाला मामला है केवल अदालत में। हम हिंसा और कानून व्यवस्था को लेकर बात करना चाहते हैं। सदन में नहीं हुई बात, लेकिन गृह मंत्री सदन से बाहर ये कहते हैं कि जो आरोपी हिरासत में लिए गए उनसे ये खुलासे हुए हैं कि मामन खान लगातार उनके संपर्क में थे। मामन खान या कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, वो भड़काने के पीछे हैं ये पूरी हिंसा जो हुई इसे। देखिए ज्योति जी, बात सीधी और स्पष्ट है। कांग्रेस पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी थी जिसने नू मामले को लेके माननीय हाई कोर्ट के नेतृत्व में कमेटी बनाने की बात रखी थी, क्योंकि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। जो भी दोषी है उसको किसी सूरत में बख्शा ना जाए। लेकिन सरकार आरोप किसी भी पार्टी पे लगा के अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती। जग जाहिर है सरकार का सुरक्षा का
हर तरह से दिवाला निकल गया नू में। इनके सीआईडी इनपुट कहाँ थे? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सरकार की पहली प्राथमिकता होती है। जब इनकी पार्टी के स्वयं केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत जी ने कहा कि यात्रा में हथियार लेके कौन जाता है, वो तो इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। और जिस प्रांत का मुख्यमंत्री ये कह दे कि मैं हर व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दे सकती पुलिस, तो उसको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरी बात, दूसरों पर उंगलियां उठाने से पहले इनको अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा। जब से हरियाणा में आए 3 से 4 बार हरियाणा जल चुका है। आज इनको मुंह की खानी पड़ रही है। उस टाइम के जो मौजूदा वहां के प्रशासनिक अधिकारी थे वो कहाँ थे? चाहे वो वहां के डीसी साहब थे या मौके के एसपी साहब छुट्टियों पे चले गए और यात्रा होमगार्ड के भरोसे छोड़ दी। हमारे होमगार्ड के जवानों ने अपनी शहादत दे दी। वो वहां पे उस यात्रा में 2 पक्षों में टकराव हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए था। बजरंग दल के भी जो बच्चे थे उन्होंने भी अपनी जान गंवा ली। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। दूसरों पर आलोचना करके अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती। और आज मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इनके अंदर नैतिकता कहाँ बची है? जिस प्रांत का स्पोर्ट्स मिनिस्टर जिसपे आज जिसके अगेंस्ट एफआईआर जिसमें 354, 354A, 354B और अनेक धाराएं लगी हैं, और मुख्यमंत्री जी कितनी मतलब ये पूरे हरियाणा के लिए शर्मिंदगी की बात है। विधानसभा के पटल पे ये कह देते हैं कि हम इस्तीफा नहीं लेंगे। ज्योति जी सुनो प्लीज। आप एक खुद एक आप समझते हो इस बात को अच्छी तरह से, आप वरिष्ठ पत्रकार भी हो। और जनता जनार्दन को राक्षस कहता है। शर्मा जी आप बोलने दीजिए इन्हें। प्रवक्ता साथी को मैंने एक बार नहीं टोका। अरे शर्मा जी 3 दिन के सेशन में ये संदीप सिंह केस को लेकर भी तो बात हुई है ना। आपको हरियाणा की राजनीति। अरे रामराज जी आपसे मैंने पूछा सत्र को लेकर भी, आप भी तो कहा जिन्ना और नेहरू तक चले गए थे। एक महिला के कपड़े फाड़े गए, जवाब देने दीजिए इन्हें। नहीं, महिलाओं का सम्मान तो आपसे सीखे कोई। हाँ, देखिए मैं इनको महिलाओं का सम्मान आपके स्पोर्ट्स मिनिस्टर कितना करते हैं जग जाहिर है। आप डिबेट की मर्यादा को समझें, आप डिबेट को चलने दें। मैंने आपको एक बार नहीं टोका। आपके मुख्यमंत्री स्वयं गला काटने की बात करते हैं ब्राह्मण समाज के एक व्यक्ति की। तंदूर कांड किया तो तंदूर कांड किया। मेरी बात सुनिए, अगर आपको डिबेट की मर्यादा पता है तो आपको चुपचाप सुनना चाहिए। डिबेट की मर्यादा क्या होती है? रामराज जी डिरेल मत कीजिए। आपके ये सब कह देने जिससे संदीप सिंह को लेकर जो बातें आमजन में है या विपक्ष जो मांग कर रहा है, बातें उनकी गंभीरता कम नहीं हो जाएगी। आपने अपना उत्तर कंप्लीट किया था, इनको सुनिए अभी आप। ज्योति जी खुद आप एक नारी हैं। ज्योति जी खुद एक आप नारी हैं, महिला शक्ति का एक हिस्सा है, किसी की बहन है। और आज हरियाणा में जिस मिनिस्टर पर स्वयं एक इंक्वायरी के तहत आरोप लगे हैं और उस पे एफआईआर उसके अगेंस्ट हुई है, और इनके मुख्यमंत्री की कितनी शर्मिंदगी का बयान है कि वो कहते हैं हम इस्तीफा नहीं लेंगे, तो क्या इसका मतलब महिलाओं के ऐसे ही कपड़े फाड़े जाएंगे इस प्रांत में? आपके केंद्रीय मंत्री दुर्भाग्यपूर्ण कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। न नैतिकता बची है न कुछ बची है। इस प्रांत का मुख्यमंत्री गर्दन काटने की बात करते हैं। महिलाओं के बारे में इस्तेमाल किया था। मैं आपको मैं बता रहा हूँ ना, आप सुनने का मादा रखिए। जो बात हुई है डिबेट अगली बार आपकी है। एक बात आपको समझनी पड़ेगी, डिबेट का ही तरीका नहीं है बोलने की। आप ऐसे नहीं बोलेंगे। डिबेट मर्यादा में रहे। आप डिबेट को खराब नहीं करेंगे, समय बर्बाद नहीं करेंगे। आज पूरे हरियाणा की 2 करोड़ देखिए ज्योति जी, देखिए आज हरियाणा की 2 करोड़ 70 लाख आवाम ये देखना चाह रही थी क्या इस प्रांत के मुख्यमंत्री हरियाणा को लेके, किसानों को लेके, व्यापारियों को लेके, कर्मचारियों को लेके, उनके हितों की कोई बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी पहले दिन से कहती आ रही है कि रोजगार के नाम पे इन्होंने कौशल रोजगार निगम बनाया जिससे सरकारी नौकरियों के रास्ते बंद हो गए। किसानों को 3 काले कानून मिले, 700 किसानों ने अपनी शहादत दे दी। आज भी एमएसपी नहीं मिल रही है। किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए सड़कों पे जाना पड़ रहा है, उन पे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। दूसरी बात में आपको, अरे सुन ले मेरे भाई, हरियाणा का इतिहास पढ़ के आया कर, बीच में बोलने से कुछ नहीं होता। आप चारों तरफ से गिरे हुए हो और सिर्फ आपकी सच्चाई पूरा हरियाणा जानता है। सुनने का मादा रखें आप सुनने का मादा रखें। अगली बारी आपकी है ना। आपके मुख्यमंत्री सुनते हैं, आपके स्पोर्ट्स मिनिस्टर महिलाओं के कपड़े फाड़ रहे हैं और आप यहाँ बड़ी बेबाकी से बात करना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री क्या बात कर रहे थे महिलाओं के बारे में? जयसवाल घरे में खड़ा हो। ये ज्योति बहन बैठी है, मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, आपके मुख्यमंत्री एक ब्राह्मण समाज के व्यक्ति की गर्दन काटने की बात कर देते हैं। चलिए आप लोग कहाँ चले गए आप? ठीक है, दूसरी बात मैं आपने रमन जी आपकी बात भी कंप्लीट हो गई। शर्मा जी मैं आपको एक निवेदन भी कर रही हूँ, साथ ही मैं आपको एक सुझाव भी दे रही हूँ। आप बीच में बार बार मत बोलें, आप समय बर्बाद कर रहे हैं सर।
आपको आपने अपनी बात कह ली थी, आप कंप्लीट कर चुके थे अपना उत्तर, दूसरी उसके बात, बाद मैंने डिबेट को आगे बढ़ाया था। रमन जी, मैं अब चर्चा को आगे ले जाती हूँ, जेजेपी को चर्चा में जोड़ती हूँ। ज्योति जी जी आएंगे आपके पास। गुलिया जी, 3 दिन के सत्र को कैसे देख रही है जेजेपी? हालांकि बहुत अलग या नया तो नहीं है, इस बार भी अभय चौटाला की ओर से दुष्यंत पर वार किया गया। पिछली बार सबसे बड़ा लुटेरा कहा गया, इस बार सबसे बड़ा झूठा कहा गया सदन में। आपकी आवाज नहीं मिल रही मुझे। मैं बोलूंगा जी। रामराज जी, मेरा नाम ज्योति है, ज्योति सांगवान। हाँ ज्योति जी, आएंगे आपके पास, अब अपनी बात कह चुके हैं। रेडू साहब, ये कल भी चूंकि हम बात कर रहे थे, लेकिन एक विधायक का, एक नेता का, एक जनप्रतिनिधि का दूसरे नेता को या डिप्टी सीएम को कभी चोर, कभी लुटेरा, कभी झूठा कहना, कैसे देख रहे हैं आप इस भाषा को? देखिए ज्योति जी, अभय सिंह जी बहुत ही सच्चे और पक्के इंसान हैं और वो पूरे तथ्यों के साथ अपनी तैयारी के साथ विधानसभा में जाते हैं और वहां बोलते हैं। आज जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि जो ये थाना चौपटा तहसील का धरने पे लोग बैठे हैं, उनका लगभग 650 करोड़ रुपए का मुआवजा है, वो मुआवजा आप कब देंगे? इस बात के ऊपर मंत्री जी ने कहा कि वो धरना समाप्त हो चुका है, धरना खत्म हो चुका है। तो अभय सिंह जी ने तब कहा कि आप झूठ बोलते हो सदन के बीच में, आपके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। अगर अभी फोन मैं मिला करके कहलवा दूं कि आज भी वो धरने पर बैठे हैं, इस वक्त भी धरने पर बैठे हैं, तो शर्मिंदगी की तो बात ये है। एक मंत्री जब विधानसभा जैसा पटल, जिसको पूरा हिंदुस्तान देखता है, हरियाणा तो विशेष तौर पर देखता है, वहां भी ऐसी बात कहते जो ग्राउंड के ऊपर है, ग्राउंड के ऊपर दिखाई दे रही है, लोग बैठे हुए हैं, और वहां खड़ा होकर के यदि कोई ये कहे कि ये झूठ बोले कि धरना समाप्त हो चुका है, ग्राउंड पर धरना चला हुआ है, तो झूठ, इतनी बड़ी झूठ जो विधानसभा में बोली जा रही है, उसको यदि झूठा कह दे तो कौन सी बड़ी बात है? ये कोई गलत बात नहीं है। झूठ बोलेंगे तो झूठा कह दिया, तो इसको मैं समझता हूँ कि वो कहना चाहिए और बोलने वाले को इसके ऊपर शर्म आनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जो 3 दिन का सेशन चला ज्योति जी, इस 3 दिन के सेशन में मैं ये मानता हूँ कि कुछ भी खोदा पहाड़ निकली चुड़िया, कितना खर्च विधानसभा संचालन में होता है और वहां एक भी कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ जिसको हम कह सके कि 3 दिन का ये सफल संचालन में हुआ है। देखिए, बजट सत्र ले लो, मानसून सत्र ले लो, उसके बाद शीतकालीन सत्र ले लो, ये सत्रों का दौर चलता रहता है। एक नुहू के मुद्दे को छोड़ करके जो ताजा मुद्दा बना है, बाकी सभी वही मुद्दे हैं, हर बार वही मुद्दे उठाए जाते हैं, आश्वासन दिया जाता है, भरोसा दिया जाता है, और अगले सेशन में फिर वही मुद्दे उठते हैं, फिर वही आश्वासन, वही भरोसा, और इसी प्रकार से ये लगातार चल रहे हैं। कितने समय से हम डिबेट कर रहे हैं, सड़कों का वही मुद्दा आता है, सड़कों की मरम्मत नहीं हुई, सड़क ठीक नहीं है, मुआवजे का वही मुद्दा आता है, हर बार वही चलता है। और इस बार जैसे 2020 तक के 18 तक के मुआवजे पेंडिंग पड़े हैं, 5-4 साल से वही एक गीत गाया जा रहा है। सरकार बिल्कुल नकारा हो चुकी है, कोई कार्य नहीं कर रही। पीपीपी का मुद्दा हम कब से उठा रहे हैं, कितनी बार आप लोगों ने डिबेट करवाई, कितनी बार आप लोगों ने इस सामाजिक मुद्दे को और ज्यादा प्रचारित करने का काम किया, सरकार तक भेजने का काम किया, लेकिन आज भी वो पीपीपी का मुद्दा ऐसे ही चला हुआ है। प्रॉपर्टी आईडी का मुद्दा कितनी बार उठा, वो आज भी ऐसे ही चला हुआ है। और पेपर लीकेज का मुद्दा कितनी बार उठा है, हर सेशन में उठता है। जो भी पेपर होता है उसी पेपर में गड़बड़ घोटाले और गड़बड़ झाले मिलते हैं, और आज भी वही मुद्दा सीईटी में चला हुआ है, चाहे वो रिपीटिंग का था, चाहे मिस्टेक का था, लेकिन पेपर में कमी तो है ही है। मैं ये जानना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से, आखिर ये मुद्दे जो उठाए जाते हैं उनका समाधान क्यों नहीं होता है? वही मुद्दे बार बार फिर अगले सेशन में, अभी देखना ये चल रहे हैं, अभी आगे शीतकालीन सत्र आएगा, यही मुद्दे फिर आ जाएंगे। ये समाधान क्यों नहीं करती है सरकार? कोई समाधान नहीं करती है, बस वहां बैठ करके विपक्ष की कमियां गिनाती है, विपक्ष को बोलने से बंद करती है, उनको बोलने नहीं देती है। तो ये बहुत बड़ी कमी है। दूसरी बात ज्योति जी, देखिए, इस सेशन के अंदर जो एक अजीब बात और देखने को मिली कि इनको विधायकों को बोला गया, भाई एक ही प्रश्न पूछ सकते हो,
क्योंकि एक ही प्रश्न पूछ सकते हैं, ये कौन सा सेशन हुआ भाई? और उस प्रश्न का सप्लीमेंट्री भी नहीं पूछ सकते। हमारे विधानसभा अध्यक्ष महोदय ज्ञानचंद जी ने कहा कि देखिए परसों वाले में 28 तारीख वाले में इस बात के ऊपर कितनी बहस हुई थी, 26 तारीख वाले में 26 को कितनी बहस हुई कि आप सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर वो क्वेश्चन आपको ठीक लगा, उसका आंसर ठीक लगा तो ठीक है, गलत लगा तो भी ठीक है, आप उसका पूछ ही नहीं सकते, आप उसकी क्लैरिफिकेशन ही नहीं ले सकते, आप उसके ऊपर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो फिर अभय सिंह इसी बात पर तो जाना जाता है, वो कहता है भाई जब मैं क्लैरिफिकेशन ही नहीं ले सकता तो प्रश्न पूछने का सवाल ही क्या हुआ, फिर जवाब जो देगा वो हमें मानना पड़ेगा। तो ये कौन सा सेशन हुआ, ये कौन सी वहां पर सेशन चलाने की बात हुई कि मंत्री ने जो जवाब दे दिया वो आपको मानना ही पड़ेगा, आप सप्लीमेंट्री नहीं पूछ सकते। तो इस तरह के ये सेशन चलाने का मैं समझता हूँ कोई फायदा नहीं होता, समय की बर्बादी करती है गवर्नमेंट, पैसे का खर्चा करती है। सरकार को चाहिए एक सॉलिड सेशन चलाना जिससे कि समाधान भी निकले और उसकी एक जो ना जिम्मेवारी होनी चाहिए कि अगले सेशन से पहले ये कार्य किए जाएंगे, फिक्स किए जाएंगे या उनका जवाब दिया जाएगा। नहीं हुए तो क्यों नहीं, इस तरह से सेशन चलना चाहिए। अभय सिंह बात को मजबूती से रखते हैं, इसलिए जो अभय सिंह बात को मजबूती से रखते हैं। ये कह रहे हैं कि ये अंदाज है उनका, पिछली बार लुटेरा कहा था, इस बार झूठा कहा, इसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि क्यों कहा। अगली बार और कुछ क्या कहेंगे? नहीं, जो चीज को एक चीज समझ, क्या कोई टीवी प्लाजा में जो चीज देखिए खबर चलाएगा, कब चलती है डेपोटेशन की पार्टी, तो उन्होंने चर्चा करते के बाद एक ही तरीका बच दूसरे जी का नाम लेकर के बयानबाजी करो ताकि एक बार किसी का। अजय जी आपकी आवाज बिल्कुल नहीं मिल रही है, एक बार फिर से प्रयास करेंगे। आम आदमी पार्टी को उससे पहले मैं चर्चा में जोड़ूं। पीसीआर इनका फोन डिस्कनेक्ट करके एक बार फिर से मिलाएं ताकि आवाज इनकी मिल पाए, क्योंकि पिछली बार भी अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे। आप लोग हालांकि विधानसभा में नहीं है तंवर जी, लेकिन आप लोग दावा करते हैं कि हम सदन के बाहर सदन के आपको हर एक सवाल पर कमेंट करना है। शर्मा जी, भाजपा पार्टी के प्रवक्ता को कह दीजिए बीच में नहीं टोक दे, नहीं तो एक शब्द नहीं बोल पाएंगे। चलिए मैं आपसे प्रश्न या तो उनको म्यूट कीजिए। मैं प्रश्न कर लूं आपसे। अभी आप लोग सदन में नहीं है, लेकिन आप लोग दावा करते हैं कि हम सभी के मुद्दे उठाते हैं, जनहित से जुड़े मुद्दे उठाते हैं। इस बार नू हिंसा को लेकर बात हुई, हालांकि चर्चा नहीं हुई। सीईटी को लेकर सरकार को घेरा गया, पीपीपी को लेकर सरकार को घेरा गया, किसानों को लेकर सरकार को घेरा गया। तो कैसे देख रही है आम आदमी पार्टी इस बार के सेशन को? ज्योति जी, भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की हालात वो है, मर्ज बढ़ता गया जू जू दवा की। जिस प्रकार से परिवार पहचान पत्र के नाम पे 5 लाख से ज्यादा इन्होंने पेंशन काट दी और 10 लाख से ज्यादा राशन काट दिए, और जिस प्रकार से परीक्षाओं के हालात है वो सारे प्रदेश के सामने हैं। और आज जिस प्रकार से अनेक वर्ग, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी, अतिथि अध्यापक और 9 में से करीब 4 साल से ज्यादा पंचायती राज संस्थाओं का नहीं रहना, और इसके अलावा जिस प्रकार से हमारे यहाँ पड़ोस में 1810 एकड़ का जो विषय चल रहा है, जो 10 करोड़ से 20 करोड़ तक की जमीन है, उसको ये मात्र 55 लाख पर अधिग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसा कि खुद नैना चौटाला जी ने माना कि 10 साल के करीब में भारतीय जनता पार्टी के शासन में बिजली के कनेक्शन नहीं है। निश्चित तौर पे 1 महीने जो हमारा जो आंदोलन चला आम आदमी पार्टी का फ्री बिजली के लिए, उसको जो सफलता और स्नेह जनता का मिला है, ये आने वाले समय में इसका परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा। और बाजरा के विषय पर जिस प्रकार से उप मुख्यमंत्री जी ने बात कही, वो इनकी आंख खोलने वाला है। और भ्रष्टाचार की बात करते हैं, शराब तस्करी कोविड में जिस प्रकार से हुई, रजिस्ट्री घोटाला हुआ, और सड़कों के हालात आज क्या है, छिपे हुए नहीं है। चुप बैठो मिस्टर चुप बैठो, चुप। जिस प्रकार से सड़क टूटे हुए हैं और स्वास्थ्य के हालात क्या है, आप गुड़गांव के यहाँ देख लीजिए, 10 साल से ईंट नहीं लगी, और शिक्षा और स्वास्थ्य का तो कहना ही क्या है। और ये बात करते हैं तिरंगा की, 1984 में याद करो, राकेश शर्मा पहले भारतीय थे जो चांद पे उतरे थे और वहां तिरंगा फहराया था। इसके अलावा आरएसएस जो हमेशा और जनसंघ जिन्होंने हमेशा अंग्रेजों की मुखबरी की, वो यहाँ बैठ के बात करते हैं। और नागपुर के मुख्यालय पे आरएसएस के मुख्यालय पे जो जिन्होंने तिरंगा फहराया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले लोग, शर्म करो। इसके अलावा गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मणिपुर सहित समस्त देश में जिस प्रकार से आपने सांप्रदायिकता फैलाई है, और सुनो, बात सुनो, राष्ट्र और प्रदेश में
जो बेकायदगी है निश्चित तौर पे जनता के बीच में ले जाएंगे। और आपको जिस तरह से आपकी सरकार में मणिपुर में बेटियां नंगी हुई हैं, आपको पूरे देश और प्रदेश में नंगा करके छोड़ेंगे। और आप बात करते हो, अरे अजय मिश्रा टेनी गृह राज्य मंत्री इस्तीफा नहीं ले पाए, आप बात करते हो। अरे बृजभूषण शरण सिंह जिस प्रकार से दर्ज हो गया, मुकदमा भी दर्ज हो गया और चार्जशीट होगी, और संदीप सिंह की चार्जशीट पे क्या कह रहे हैं आप? चार्जशीट हुई है, इन बातों का जवाब दो। और सारी की सारी विधानसभा में हुई है। और ये फालतू मेरे आगे कम से कम मत बोलना कभी भी, मुद्दों पे बात करना, तर्क वितर्क के साथ बात करना। ये बदमाशी यहाँ नहीं चलेगी, मैं बता रहा हूँ, ये बदमाशी नहीं चलेगी। गोली मारने की क्या बात होती है? आप हर आदमी के साथ बेकार की बात करते हो, शर्म नहीं आती? नहीं, इतनी उम्र दराज होगी, शर्म नहीं आती क्या? धमकाने की क्या बात है? बीच में क्यों बोलते हो? अपने व्यवहार और आचरण को ठीक करो, ये कोई तरीका नहीं है। क्या मतलब है? हर आदमी के बीच में सरकार की बदनामी करे, बदनामी तथ्यों में बात करते हैं। अरे बदनाम तो आप हो, बदनाम तो हो आप। अरे छोड़ दो ना, दिल्ली में 3 बार धूल गिरा दी आपको। क्या बात करते हो? आपके मंत्री कुछ नहीं है, वो सारा हो गया, ईडी का अफसर पकड़ा गया। छोड़ दो, ये ईडी सीबीआई इनकम टैक्स की नहीं चलेगी। नंगा करेंगे आपको। आप अपने जो गलतियां हैं नहीं बच पाओगे, नंगा करेंगे आपको जिस प्रकार से। अरे छोड़ दो। और जब भी, अब मैं पुनः कह रहा हूँ, जब भी मेरे साथ बहस ना हो, अपने तर्क वितर्क अपने हिसाब से करना, नहीं तो एक शब्द नहीं बोल पाओगे, नहीं, आप बदमाशी कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ आपका आचार और विचार, मैं देख रहा हूँ। धमकी नहीं है। आप जैसे लोगों को आईना दिखाना जरूरी है। आप सबके बीच में बोलते हो, तंवर जी। सोनिया भी बोलूंगा क्यों नहीं, मेरा आगे बोलने का। हाँ, बोल के दिखाना, बोल के दिखाना ना, तरीके से दिखाना। मेरे को मेरे बीच में बोलोगे तो ऐसे ही सुनोगे। जवाब नहीं दूंगा ना सरकार की बदनामी। क्या बदनामी? सरकार है ये सरकार है, ये सरकार है, पार्टी ने भेजा हूं मैं। सरकार है ये सरकार है। ऐसी होती है सरकार, ये सरकार है। सरकार चल रही है ना। हाँ, सरकार चल रही है, सारा प्रदेश को लूट के खा गए। सरकार चल रही है, किया है कुछ? ऐसा क्यों नहीं दिलवा देता? हरियाणा का पानी क्यों नहीं दिलवा देता? हरियाणा की जमीन दिलवाना। छोड़ दो इन बातों को, हरियाणा की जमीन आगे, हरियाणा की जमीन। आपकी बात कंप्लीट हो गई है। बात मत करो। अरे अपने तथ्य रखो और सुनो। पकड़ा गया, मैं क्या कह रहा हूँ? कौन पकड़ा गया? कर लो गिरफ्तार अगर गलती है तो। आपका कार्यकर्ता। अरे मैं कह रहा हूँ अगर गलती है तो कर लो गिरफ्तार। बेकार की बात मत करो, आप लोग समय बर्बाद। बेकार की बात मत करो, तंवर जी आप रुकिए। बेकार की बात मत करो। तंवर जी आपके जैसे प्रवक्ता मैंने बहुत देखे हैं, 10 साल की वजह तंवर जी आप रुकिए। मैं जानता हूँ इलाज आपका। तंवर जी आपकी बात जानता हूँ आपका, आपकी बात कंप्लीट हो चुकी है। मैं जानता हूँ इलाज आपके जैसे। 13 मिनट रहने वाला नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं जानता हूँ इलाज, लड़ाई लेकर बैठ गए। मैं इलाज जानता हूँ। आप जैसे लोगों का इलाज किया मैंने यहाँ बैठ के। क्या तरह से मैंने आप जैसे लोगों का इलाज किया है। तंवर जी आप लेकिन नहीं, विषय पर आए। इन दोनों की ऑडियो डाउन की जाए। पीसीआर धमकाने की बात नहीं है। शर्मा जी, एक तो सबके बीच में आप नहीं बोलेंगे, और तंवर जी आप भी थोड़ा धैर्य से चर्चा करें। कब से आप लोगों ने चिल्ला चिल्ली कर रखी है? आप देखिए समय बर्बाद कर रहे हैं केवल डिबेट का। और आपको लगता है शर्मा जी कि अगर आपके मुताबिक सरकार को बदनाम किया जा रहा है तो अपने समय में उत्तर दीजिएगा, सबके बीच में आपको नहीं बोलना है। अजय गुलिया जी, अगर आपकी आवाज मिल पाए तो बात पूरी कीजिए अपने। देखिए ज्योति जी, मैं कि सत्र के दौरान सब सवालों के जवाब दिए, और जो देखिए कहता हूँ कि आज चैनल पर बैठ मैं सब कुछ ठीक हो गया, बेहतरी की गुंजाइश है, इम्प्रूवमेंट प्रोग्रेस एक प्रोसेस है, डेवलपमेंट एक प्रोसेस है, वो चलता ही रहेगा। और सरकार की तरफ से प्रयास है, जो डेवलपमेंट है हरियाणा ऑन फास्ट ट्रैक, जो प्रगति के पथ पर हरियाणा अग्रसर है, उसको निरंतर उस कार्य को करते जाएं, और हरियाणा जो प्रगति के पथ पर अग्रसर है वो निरंतर चलता है। ये सरकार का प्रयास है। अब देखिए, एक आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सुखबीर तंवर ये कह रहे हैं कि हरियाणा में ऐसा होगा, दिल्ली में राइट नहीं होता मुस्लिम। आपने क्या किया था? उसके बाद पंजाब में हुआ, खालिस्तान समर्थकों ने कितना आतंक पंजाब के अंदर मचाया। दिल्ली में तो आप ये पुलिस आपके अंडर में नहीं है, लेकिन पंजाब में तो पुलिस आपके मुख्यमंत्री के अंडर में थी।
आपने खालिस्तान समर्थकों को इतना बढ़ने दिया कि उन्होंने पूरे पंजाब के अंदर गदर मचाने का काम किया। ये बात किसी से छिपी नहीं है। आप उनको रोक पाए क्या? जब आपके नेता पंजाब में ये कहते हैं खड़े होकर के अरविंद केजरीवाल कि एक बूंद भी पानी हरियाणा प्रदेश को नहीं देंगे, क्या सुखबीर तंवर ने उनका विरोध करने की हिम्मत करी? क्या सुशील गुप्ता ने उनका विरोध करने की हिम्मत करी कि हरियाणा प्रदेश के हकों का पानी आप क्यों नहीं देंगे? ये सारी बातें हैं। ज्योति जी, मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ। देखिए, जो ये कहते हैं कि पुलिस के इंतजाम नहीं थे लोगों के अंदर, अगर पुलिस के इंतजाम होते तो हजारों श्रद्धालु तो यहाँ यात्रा में कहते जिनके ऊपर हमला हुआ था उनको सुरक्षित इवैक्यूएट नहीं किया जा सकता था। हाँ, पुलिस के इंतजाम थे, उनको इवैक्यूएट किया, लेकिन सरकार की तरफ से पुलिस की कमी रही है, सीआईडी की कमी रही है, इंटेलिजेंस की कमी रही, ये अंदाजा सरकार नहीं लगा पाई कि वहां इतने बड़े दंगे हो सकते हैं। ये कमी रही है, जांच का विषय है। देखिए ज्योति जी, ये जांच का विषय, ये जांच के बाद पता चलेगा। आज किसी को दोषी करार देना, मेरे को, किसी और को, किसी पुलिस अधिकारी को या किसी प्रशासनिक अधिकारी को दोषी देना, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा ना। जांच में क्या निकल करके आएगा? अब तो लोग पकड़े जा रहे हैं अगर वो किसी धर्म विशेष से हैं। लेकिन मैं आपके टीवी चैनल पर एक चीज जरूर क्या देना चाहता हूँ, सरकार की तरफ से सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, कोई दोषी बख्शा नहीं जाएगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके घर के बाहर नेम प्लेट अजय की लगी है कि अब्दुल की लगी है, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई करने का काम सरकार करेगी। हाँ, कुछ लोगों के नाम है, देखिए अब ये कह रहे हैं, कुछ लोग नाम ले रहे हैं, उन्होंने भड़काऊ बयान दिए, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई भी होगी। लेकिन विधानसभा के अंदर जब इनके नेता ने कहा, क्या किसी कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष ने, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने, क्या कांग्रेस के किसी बड़े नेतृत्व ने उसको रोकने का काम किया? नहीं किया। तो इन्होंने भी तो आज में घी डालने का काम किया। जब माहौल खराब हो रहा था तो इनको माहौल को, देखिए ये सैकड़ों वर्षों से मेवात में, नूह में हिंदू और मेव मुस्लिम भाईचारे के साथ रहते हैं पूरे, और 1947 के पार्टीशन भी इन्होंने भाईचारे की एक मिसाल कायम करी थी। लेकिन इसको खराब किसने किया? वो जांच का विषय, वो जांच में निकल करके सामने आएगा। ये सीआरपीसी, आईपीसी ज्योति जी किस लिए है, ये कानून किस लिए है? अगर ये इनसे पहले, अगर इस सरकार से पहले, गठबंधन सरकार से पहले रामराज था तो, या कांग्रेस के दौरान रामराज था, तो ये सीआरपीसी आईपीसी की क्या आवश्यकता थी? इसको खत्म कर देना चाहिए था। ये नहीं था। सब कुछ व्यवस्थाएं होने के बाद भी कुछ लोग क्राइम करते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए सीआरपीसी आईपीसी होती है और वो कार्रवाई भी होती है ज्योति जी। और ज्योति जी, ये कांग्रेस के लोग बात करेंगे क्या? जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो हजारों सिखों की हत्याएं करवाने के लिए कौन दोषी है? इनके नेताओं ने भरे मन से भाषण दिए थे कि बड़ा पेड़ गिरता है तो हलचल होती है। उन्होंने सरेआम सिखों का कत्लेआम कराने का काम किया था। आज ये लोग क्या बात कर रहे हैं? आज ये आपसी सद्भावना की बात कर रहे हैं। इमरजेंसी लगा करके लोकतंत्र का गला घोटने वाले लोग, आज लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। कम से कम इनको इस बात के लिए शर्म आनी चाहिए। ठीक है, आपने कई मुद्दों को लेकर बात की। तंवर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? वो ज्योति जी, मैं कहना ये चाह रहा था, जिस प्रकार से पंजाब सरकार में आम आदमी पार्टी सरकार का गठन हुआ, उस वक्त सभी विपक्षी राजनीतिक दलों ने सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया और उसमें अविलंब कार्रवाई करते हुए सभी अपराधियों को, जिनमें कांग्रेस के भी थे, जिनमें अकाली दल के भी थे और जिनमें बीजेपी के थे, तुरंत उनको गिरफ्तार किया। और इसके अलावा जो एसवाईएल की बात अजय भाई ने करी, निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा ये पेंडिंग है और केंद्र सरकार भी एक पार्टी है, हरियाणा पंजाब भी पार्टी है। या तो इस गतिरोध समाप्त होना चाहिए, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय करेगा वो सारा का सारा बहुत लंबी बहस हो जाएगी, आधार पे सब करने बहुत के लिए लंबी बहस हो जाएगी इस्राइल को लेकर। तो सबके सामने सवाल किया ना, इसलिए जवाब दिया। स्थिति है वो सबके सामने इस्राइल को लेकर जवाब इसलिए देना जरूरी है। ठीक है, आपने जवाब दिया। अभी ये भी देखिए काउंटर करेंगे तो हम विषय पर बात नहीं कर पाएंगे। करिए आप। जादौन जी, पीपीपी को लेकर कांग्रेस बार बार सरकार को घेर रही है और आज भी ये कहा गया कि परमानेंट परेशानी पत्र है, इसको अगर बहुत जरूरी नहीं है कि इसके जरिए ही लाभ मिलेगा, अगर ये मैंडेटरी नहीं है तो इसको लागू ही नहीं किया जाना चाहिए या फिर इसको खत्म ही कर दिया जाए। अब देखिए, सरकार की तो एक दलील है कि हम जो है इसके जरिए घर बैठे पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ, उनको सरकारी दफ्तरों का चक्कर नहीं लगाना पड़ता। एक तो ये है। दूसरी दलील उनकी जो ये है कि इसमें जो अपात्र है इनको योजना का लाभ लेने की जरूरत नहीं है, अनावश्यक रूप से योजना का लाभ ले रहे हैं, उस मानकों को पूरा नहीं करते और वो लाभ ले रहे हैं, तो अपात्रों को हमने बांट। अब सवाल ये है कि इसको जो तैयार करने में
तमाम तरह की गलतियां हो गई, उससे लोग बड़े परेशान और उनको ठीक कराने के लिए लगातार सरकारी दफ्तरों का लाभ भले ही उनको घर बैठे मिल रहा हो, लेकिन जो त्रुटियां हुई है उनको ठीक कराने के लिए चक्कर लगाने पड़ रहे हैं तमाम, और वो इतना आसानी से नहीं। मुख्यमंत्री जी ने कुछ स्वीकार कर दिया विधानसभा में कि इसमें जो खामियां और गलतियां हुई है उनको ठीक करने का काम किया जाए। तो हुई है, जैसे रामचंद्र जी जांगड़ा राज्यसभा सदस्य हैं, तो उनका परिवार पहचान पत्र बन गया और उसमें जो है उनकी सालाना आय है 1.80 लाख रुपए बता दी गई। तो वो जो आय की उनकी जो स्थिति है मौजूदा, उसके बिल्कुल विपरीत उसको दर्ज किया गया है। तो उन्होंने खुद कहा कि ये जो ऑनलाइन योजनाएं हैं इनको बहुत तसल्ली के साथ और धीरे धीरे लागू किया जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इन योजनाओं का कुछ लाभ भी नहीं। सवाल ये है कि अब उसमें एक ऑब्जेक्शन ये भी आया है कि कांग्रेस सदस्यों ने सवाल उठाया कि जो लोग योजनाओं का लाभ ही नहीं लेना चाहते तो वो अपनी आमदनी क्यों डिस्क्लोज करें, उसका क्यों खुलासा करें, क्यों बताएं किसी को। और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना था कि कुछ ऐसी जानकारियां भी मांगी जाती हैं जो देने योग्य नहीं है। तो सरकार को विचार करना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आधार कार्ड तो सिर्फ एक आइडेंटिफिकेशन करता है आप, और वो जो है दोहराव रोकने के लिए कि एक इंडिविजुअल है, लेकिन इसमें सामाजिक आर्थिक डाटा भी आता है। कुछ लोग जो सामाजिक स्तर पर अपनी कुछ तथ्यों को, अपनी स्थिति को बना के गोपनीय रखना चाहते हैं, उसका भी उसमें खुलासा हो। तो ये ऑब्जेक्शन है। अब देखना है कि ये समाज और हरियाणा का आम आदमी किस तरह से इस परिवार पहचान पत्र को स्वीकार करता है, नहीं करता, इसका फैसला तो आने वाले चुनाव में होगा। जी शर्मा जी, पीपीपी को लेकर बार बार कभी हुड्डा साहब, कभी गीता भोकल, कभी बीबी बत्रा, जगबीर मलिक, आज भी बहुत सारी बातें हुई। तो कहा यह जा रहा है कि इसका फायदा नहीं है, बल्कि लोगों को केवल परेशान किया जा रहा है। लोगों की निजी जानकारियां जो कि बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है वो भी उनसे ली जा रही है। कोई भी नई व्यवस्था आप लागू करते हैं, कोई भी नई चीज लागू करते हैं, उसमें थोड़ी बहुत खामियां भी रह जाती हैं। खामियां है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने माना है, वो उसको हम दूर करेंगे। लेकिन जनहित में उठाया गया ये ऐतिहासिक कदम है और इससे लोगों को लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। वहाँ पे अपने जो मजदूर है उन्होंने अपनी दिहाड़ी नहीं छोड़नी पड़ेगी, कर्मचारियों ने अपनी छुट्टी नहीं करनी पड़ेगी, बाबुओं के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, घर बैठे ही सारा काम अपने आप हो जाएगा। ये तो बहुत ही बढ़िया निर्णय है और इसका मैं समझता हूँ विपक्ष वाले भाइयों ने भी इसका समर्थन करना चाहिए। अच्छे काम सरकार करती है तो उसका साथ भी देना चाहिए। और मैं, मेरे भाई है जो मेरे ऊपर गुस्सा हो रहे थे, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये यहाँ पे आप पार्टी वाले प्रचार कर रहे हैं हरियाणा का लाल, हरियाणा का लाल। ये हरियाणा के लाल से ये रिक्वेस्ट करके उनसे कह के हमारे हरियाणा का हिस्सा क्यों नहीं दिलवा देते। SYL का पानी है, ये हरियाणा की जमीन है जो पंजाब दबा रखा है। पंजाब ने 60-40 का समझौता है, ये हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, तो ये क्यों नहीं करवा देते। ये भ्रष्टाचार के ऊपर बोल रहे थे। इनके एक दिल्ली के मंत्री जो फिलहाल जेल में है, भ्रष्टाचार के चक्कर में तो जेल में गया था। जो भ्रष्टाचार खुद पार्टी करती है दूसरों को भ्रष्टाचारी कैसे बोल सकती है। अभी बात नो इंसा की, नो इंसा में भी एक आपके कार्यकर्ता का, कर लें क्या आप? नो इंसा में भी एक आपके कार्यकर्ता का नाम आया है, तो मैं समझता हूँ भाई उस पर भी इन्होंने स्पष्टीकरण देना चाहिए। और रही बात है कांग्रेस वाले भाइयों की, कांग्रेस के टाइम में सिर्फ इन्होंने जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद देख के नौकरियां दी हैं, ये कलोई से बाहर निकले नहीं है। ये रोहतक तक तो इन्होंने लाखन माजरा तक तो रोड बना दिया, उससे आगे हमारा जीम शुरू होता है, वहां इन्होंने गड्ढे खोद दिए। इन्होंने समान विकास कार्य नहीं किया। हमारी सरकार ने समान विकास कार्य किया है, मेरिट के आधार पर नौकरियां दी हैं और मेरिट के आधार पर हम काम कर रहे हैं, जनहित के निर्णय ले रहे हैं। रमन जी, तंवर जी आएंगे आपके पास। अभी रमन जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस को क्या परेशानी है पीपीपी से? एक बात रहेगी बहन जी और ज्योति जी, एक बात रहेगी, ये कांग्रेस का मेरा साथी बैठा है प्रवक्ता, तो मैं एक तो इनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा भाई, ये रणदीप सुरजेवाला के बारे में बोल रहे हैं जिन्होंने जनता जनार्दन को, देव तुल्य जनता जनार्दन को राक्षस कहा है, तो ये उनकी बात का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? और मामन खान ने जो वहाँ पे सदन में स्टेटमेंट दी है, भाई आ जाओ हम प्याज की तरह फोड़ देंगे, उन्होंने जनता को भड़काया है, क्या उस बात पर भी मेरे कांग्रेसी भाई बोलेंगे? ये तो कह रहे हैं ना कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच करवा लीजिए, जो भी दोषी है उसके खिलाफ एक्शन हो। तो ये फिर नार्को टेस्ट कराए उनका, अपने विधायकों का, जो मेवात सिंह के विधायक आप लोग करवाए ना, सरकार में तो आप लोग हैं।
नहीं, ये पारदर्शिता लाए। और रणदीप सुरजेवाला को लेकर तो हम बहुत बार डिबेट कर चुके हैं, ठीक है। कांग्रेस ने नहीं, उनके बयान का बचाव नहीं किया, कांग्रेस पार्टी ने सुरजेवाला के बयान का बचाव नहीं किया, डिफेंड नहीं किया है। मैं पीपीपी को लेकर बात कर रही थी, बहुत सारे गंभीर विषय हैं, हम क्योंकि सेशन को लेकर बात कर रहे हैं, इधर उधर मत ले जाइए को। ये तो ऐतिहासिक कदम है, इसे जनहित में लिया गया निर्णय, इससे बहुत लाभ होता है। छोटी मोटी रमन जी, बहुत सारे फायदे होते हैं, ऐतिहासिक कदम है। अपात्र जो लोग थे उनको दूर किया गया कि इस योजना के माध्यम से, तो कांग्रेस को क्यों परेशानी होनी चाहिए पीपीपी से? जो अननेसेसरी लाभ ले रहे हैं। सर सुन लीजिए, सुना कीजिए, आप लगातार नहीं बोलते रहिए ना, ये तरीका नहीं है, ये डिबेट का तरीका सही नहीं है। तो बोलिए भाई, बोलिए रमन भाई। ज्योति जी, ये गलत तरीका है। मैंने टोका इनको, रुक गए अभी, बोले आप। ज्योति जी देखिए, ज्योति जी टोकने का नहीं ना, ये तो मजाक बन गया ना डिबेट का। देखिए, जब से इस सरकार ने जो भी ऑनलाइन इन्होंने बनाया है उसका दिवाला कैसे निकला है जग जाहिर है। पीपी को देख लो, उसमें सरकार को मुंह की खानी पड़ रही है। आज ऐसे चौराहे पे हरियाणा के लोग खड़े हैं। फिर उससे मेन आगे चले जाइए ज्योति जी, प्रॉपर्टी आईडी, उसका दिवाला निकल गया हरियाणा में। भ्रष्टाचार का अड्डा बन गए नगर निगम, शहर गांव, हर कोई, किसी को भी आप जाके पूछ लीजिए, प्रॉपर्टी आईडी से हर कोई पीड़ित है। ज्योति जी का प्लॉट है, रमन के नाम हो गया, इंतकाल दूसरे को चढ़ गया, सेक्टर 10 में प्लाट था, 12 में दिखा दिया गया। सरकार ने हरियाणा की आवाम का 35 करोड़ रुपया या जो भी इनको पेमेंट करनी थी, सॉरी मेरे को एग्जैक्ट ग्राफ नहीं पता है, वो भी इन्होंने उनको दे दिया। बाद में कह रहे इंक्वायरी बिठाएंगे उस पे, जिसको टेंडर दिया गया था कंपनी को। फिर क्या हुआ, सरकार गिर गई, दोबारा से कह रहे हैं कि हम कैंप लगाएंगे। अरे भाई, जब 1 साल से आपकी प्रॉपर्टी आईडी से हरियाणा के लोग पीड़ित थे, तो खट्टर साहब कौन सी बेरी के नीचे चद्दर ताड़ के सो रहे थे, ये तो बता दो। अब कह रहे हैं कि हम दोबारा से हर शहर में कैंप लगाएंगे, तो इसका मतलब आपकी प्रॉपर्टी आईडी गलत थी। उसके बाद इन्होंने सरकारी नौकरी खत्म करने का एक अफसरशाही के थ्रू एक अड्डा बनाया, कौशल रोजगार निगम, जिसमें इन्होंने सबको घुसेड़ दिया कि भाई आ जाओ, 1 साल नौकरी करो, अपने घर चले जाओ। सरकार ने सरकारी नौकरी देने के सारे रास्ते बंद कर दिए। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रांत में यमुना जमुना पार भेजने वालों ने इस सरकार का सहयोग किया, और इस सरकार ने युवाओं के साथ 35 बार जिस प्रांत के अंदर पेपर लीक हो जाए, उस प्रांत के लिए सबसे शर्म की बात हो जाती है रोजगार के लिए। आज हरियाणा के ज्योति जी लाखों बच्चे, चाहे वो 2 नंबर के रास्ते से गांव में जमीनें बेच के विदेशों में प्लान कर रहे हैं, चाहे गांव से हैं, शहर से हैं, क्योंकि सरकार ने युवाओं को ऐसे कटघरे में खड़ा कर दिया है। दूसरी बात, उससे एक कदम आगे बढ़ेंगे, किसान लगातार पीटता रहा, कर्मचारी कोई भी ऐसे महकमे का नहीं था जो सड़कों पे ना हो, धरनों पे ना हो, और सरकार ने जिसको पीटा ना हो। बड़े शर्म की बात है कि जिस प्रांत का एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर महिला के कपड़े पाड़ने में जिस पे एफआईआर दर्ज होगी है, 354A, 354B और अनेक धाराएं, और उस प्रांत के मुख्यमंत्री ये कह दे कि हम इस्तीफा नहीं लेंगे, तो आप महिलाओं के कपड़े पड़वाने के लिए आपने मिनिस्टर को बना रखा है, उसमें धाराएं लगी हैं। और हम बता दें, चलिए मैं चर्चा को अभी आगे ले जाते हुए, इस्तीफा लेना पड़ेगा। ठीक है, अभी स्पोर्ट्स मिनिस्टर नहीं है, सड़कों पे आएगी, प्रिंटिंग और स्टेशनरी का के उनके पास एक विभाग है। ज्योति जी ठीक है, मैं पिछली बार भी कह रही थी, अभी खेल राज्य मंत्री नहीं हो। उसके जल्दी कंप्लीट कीजिए ज्योति जी। देखिए ज्योति जी, फिर उसके बाद बाढ़ से हरियाणा अब लगातार पीड़ित रहा, किसी को 5 रुपए नहीं मिले, सिर्फ सरकार अपने आंकड़े झूठे सच्चे देके अपना पल्ला झाड़ रही है। आपकी आवाज में शायद दिक्कत है, या शर्मा जी की ऑडियो में दिक्कत है। फसल बर्बाद हो गई, 1300 गांव इस बार। ज्योति जी, मेरा तो ठीक आ रहा है ना? चलिए आप कंप्लीट कीजिए। कम से कम 1300 गांव इस बाढ़ से प्रभावित हुए। बांध कमजोर से लगातार टूटते रहे, अफसर सेल्फी खिंचवा के फेसबुक पे डालते रहे। कुरुक्षेत्र डूब गए, अफसरों को बार बार कहते रहे कि जी आप ध्यान दो। यमुनानगर में टूटे बांध, हिसार में टूटे, सिरसा में टूटे, फतेहाबाद डूबा। और कितनी बेशरम सरकार है कि आके कहती है हमने हरियाणा को तरक्की दे दी।
किसान जब भी फसल बेचने आए, चलिए किसानों को लेकर ही हम बात करेंगे। रेडू साहब, किसानों को लेकर भी बहुत चर्चाएं हुई। दूसरी बात अभी नहीं कर पाएंगे। अभी देखिए आप बहुत विस्तार से कह चुके हैं। दूसरी तीसरी बातें अगर समय बचते हैं तो आप कंप्लीट कीजिएगा अभी संक्षिप्त में। रेडू साहब, किसानों को लेकर भी, चूंकि फसल बीमा योजना को लेकर भी सरकार को बहुत घेरा गया है। हालांकि सरकार बार बार ये क्लियर करती रही कि ये बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है कि आप बीमा करवाएं ही करवाएं। नहीं ज्योति जी, इसके ऊपर काफी बहस हुई थी। मैंडेटरी नहीं है और मैंडेटरी है, दोनों ही बातें इसमें आती हैं। बड़ी विस्तार से हमने सदन में सुनने का काम किया और इसके बारे में जानकारी हासिल भी की। अब क्या है, जिस किसान ने कृषि कार्ड पर लोन ले रखा है तो बैंक उसको बोलता है कि आपको लोन तब मिलेगा तब जब आप ये लिख करके दे दोगे कि मैं अपना बीमा करवाने के लिए सहमत हूं। अब किसान को कर्ज की जरूरत है तो वो तुरंत वहां जाकर के लिख करके दे देता है। अब क्योंकि उसकी मजबूरी है, कर्ज लेना है, अगर वो लिख के नहीं देगा तो बैंक उसको कर्ज नहीं देगा। तो ये मैंडेटरी हुआ कि नहीं हुआ? जबरदस्ती किसान की किस्त को काटा जाता है, लोन के ऊपर लोन की आड़ में काटने का काम करते हैं और जब उसकी फसल मरती है तो उसको बीमा नहीं दिया जाता है। किस प्रकार से किसान अपना ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो बीमा करवाए गए थे उसका अपना मुआवजा लेने के लिए 2018 तक के पेंडिंग केसों को लेकर के किसान धरनारत हैं और पानी की टंकियों पर चढ़ करके मांग कर रहे हैं कि हमारा मुआवजा दे दीजिए, हम बहुत परेशान हो चुके हैं, दुखी हो चुके हैं। अब अभय सिंह जी की बात करते हैं। अभय सिंह विधानसभा में वो सच्चे आंकड़े लेकर के जाता है। उन्होंने बताया कि लगभग 650 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सिरसा के किसानों का पेंडिंग है, जो कि 2020 का है और उसके एवज में किसानों ने जो कर्ज ले रखा था आज तक वो उसका ब्याज भर रहा है, वो उसका मुआवजा मिला नहीं। मुआवजे के बदले में अपना घर चलाने के लिए उस लोन का ब्याज वो भर रहा है। आखिर वो ब्याज क्यों भरे? क्यों ना सरकार उस ब्याज को दे? इतने एक बिल्कुल ट्रुथ तथ्य वो लेकर के जाते हैं और फिर यदि कोई उसको झूठलाएगा तो उसको झूठा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। इसी प्रकार से उन्होंने एक मुद्दा और उठाया किसानों का, जो आजकल बाजरे में सुंडी का प्रकोप चला हुआ है। गवर्नमेंट ने मान लिया लगभग 3,70,000 एकड़ फसल बाजरे की सुंडी से प्रभावित हुई है और उस सुंडी को खत्म करने के लिए, उस फसल को बचाने के लिए, उस सुंडी के उपचार करने के लिए हरियाणा सरकार ने, जो हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसके वैज्ञानिकों से कोई सलाह मशविरा नहीं किया और उल्टा उसके लिए केवल मात्र लगभग 370 एकड़ के लिए 3,70,000 एकड़ के लिए 17 लाख रुपए का प्रावधान किया उस फसल को उपचारित करने के लिए, जो कि प्रति एकड़ 6 रुपया बनती है। अब ये बताइए, अभय सिंह ना उठाए तो कौन उठाएगा इस किसान की आवाज को? 6 रुपए में कौन सा विज्ञान है जो 1 एकड़ फसल को उपचारित कर देगा, उसका उपचार कर देगा, उस फसल को ठीक करने का काम कर देगा। अगली बात हमारे साथी कहते हैं यहाँ पर कि गोली मारोगे क्या? इस तरह की भाषा का प्रयोग करने वाले एक सत्यवादी नेता अभय सिंह चौटाला की बोली के ऊपर आवाज उठाने का काम करते, जो यहाँ बैठ करके सहन नहीं कर सकते। एक बात और अभी आई, अपने प्रवक्ता महोदय ने कहा कि कोई भी कारण होता है, कोई भी घटना होती है, उसका जांच के बाद ही पता चलता है। बिल्कुल सत्य है, जांच होनी चाहिए और जांच का पता लगना चाहिए और जांच भी बिल्कुल एक ऑथेंटिकेटेड बॉडी से होनी चाहिए। हम तो मांग करते हैं कि नूह की जांच भी सिटिंग हाई कोर्ट के जज से हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो। सरकार क्यों बच रही है जांच करवाने से? सरकार दोषी है। एक 5 सेकंड और बस 5 सेकंड, एक लास्ट लाइन ये है कि भाई जांच के बाद पता चलेगा। जब जांच के बाद पता चल चुका है उसके बाद भी सरकार एक्शन क्यों नहीं लेती? संदीप सिंह के ऊपर चार्जशीट दायर हो चुकी है, दोषी घोषित हो चुका है, उसके बाद भी एक्शन नहीं लिया जाता। दुख तो इस बात का भूषण के ऊपर चार्जशीट हो चुकी है, उसको चंडीगढ़ पुलिस ने उसको दोषी करार दे दिया है। हाँ, चार्जशीट में अब तक की जांच में उनको कोई क्लीन चिट पुलिस ने नहीं दी है, लेकिन अदालत ही तय करेगी। दोषी करार दे दिया है, चार्जशीट में उनका नाम नहीं, अलग इशू है। मैं अभी पुलिस की तरफ से तंवर जी आपके पास आएंगे, हम आखिरी कमेंट के लिए आएंगे। अभी गुलिया जी, दादा गौतम को हमने सुना किसी बात पर सुझाव देते हुए नजर आए कि अगर उनके सुझाव को नहीं माना तो हुड्डा साहब सरकार बना लेंगे, तो कैसे देख रहे हैं अपनी पार्टी के विधायक की इस नसीहत को?
ये आई थिंक ये देखिए दिक्कत है ऑडियो में अभी। बोलिए अजय जी। ज्योति जी, मैं एक चीज मानता हूँ, अगर उन्होंने कोई बात कही है, देखिए वो उम्रदराज व्यक्ति सम्मानित व्यक्ति है, तो उन्होंने ये बात कही है कि उनके सुझाव को नहीं माना, उनकी सोच है। देखिए मैं तो ज्योति जी एक चीज मानता हूँ कि जो अभय सिंह जी सरकार की टिप्पणी दुष्यंत पे कर रहे हैं, वो बात संस्कार की और आदर की है, वरना जो सुन सकता है वो सुना भी सकता है। ये दुष्यंत जी के संस्कार और अभय सिंह जी के प्रति उनका आदर है कि वो इस प्रकार की अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने के बाद भी उनके खिलाफ कुछ इस प्रकार से गलत बोलने का काम नहीं कर रहे हैं। मैं खुली चुनौती देता हूँ आपके टीवी चैनल पे, ये इन लोग के प्रवक्ता पे बैठे हैं, ये अभय सिंह बार बार एक चीज कहते हैं कि मैं सबूतों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। इनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ज्योति जी हमेशा होती है, लेकिन वो सबूतों के साथ वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक हुई नहीं है। मैं खुली चुनौती देता हूं इनको, वो सबूतों के साथ वाली पीसी करा दो एक बारी, इनको पता। और सुनो, ये सिर्फ मेरे और आपके पता होने की बात नहीं है ज्योति जी, कम से कम हरियाणा प्रदेश के लोगों को तो सच पता लगे कि जो अभय सिंह बार बार ये कहता है कि मैं सबूतों के साथ खुलासा करूंगा, उसके बाद अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस उस मुद्दे पर कभी होगी नहीं, वो दूसरे मुद्दे पर होगी। एक चीज मैं और कह दूं, अभय सिंह की कोई खबर नहीं चलाने वाला आज हरियाणा में, ना कोई टीवी पे दिखाने वाला, लेकिन वो जब दिखते हैं, जब वो दुष्यंत जी के बारे में अब शब्द बोलते हैं, गलत सलत बोलते हैं, तो टीवी चैनल अपनी टीआरपी के लिए उनको दिखाते हैं। और देखिए इसके अलावा आप ये तो मान रहे हैं कि अभय चौटाला टीआरपी तो है, आप ये कह रहे हैं? नहीं बिल्कुल है, नहीं उनको चाहिए। और देखिए कोई आज के वक्त में कोई भी किसी के खिलाफ गलत बोलेगा तो सब लोगों की जिज्ञासा बढ़ेगी उसको देखने की, उसको सुनने की। बस इसके अलावा उनके पास कोई एक, मैं कह रहा हूँ अभय सिंह के पास कोई एक कागज दिखाने के लिए नहीं होगा जो बार बार ये कहते हैं कि मैं सबूतों के साथ खुलासा करूंगा। कभी हुआ है क्या आज तक? देखिए चौधरी आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, इंसान अतीत से सीखता है और भविष्य की कल्पना करता है। अतीत में हमने सीख लिया, हमने देख लिया 3.5 साल की सरकार में, एक सबूत अभय सिंह जी के पास नहीं है, एक भी कोई तथ्य उनके पास नहीं है। अभी समय बिल्कुल नहीं है, रेणु जी बोलना चाह रहे हैं, रमन जी भी, लेकिन टाइम नहीं है सर अभी। तंवर जी आप बोलिए, आखिरी कमेंट आपका। देखिए ज्योति जी, सरकार का नैतिक पतन हो चुका है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे मामूली त्रुटि, परिवार पहचान पत्र में 2 साल से ज्यादा हो गया, अगर मामूली त्रुटि होती है तो 2 साल से ज्यादा का समय पर्याप्त नहीं है क्या? इसके अलावा प्रॉपर्टी आईडी में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार है ये देश प्रदेश सारा भुगत रहा है। और अभी ईडी अफसर की जो गिरफ्तारी हुई है दिल्ली शराब वाले मामले में, यहाँ खोलने वाला विषय है कि ये किस तरह का इन्होंने प्लान किया। इसके अलावा SYL पे मैं जवाब दे चुका हूँ। और ये नार्को की बात करते हैं, इन श्रीमान जी को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को पता होना चाहिए, नार्को इन्फोर्समेंट एजेंसी कराती है, कुछ पढ़ के आया करो, तर्क वितर्क के साथ बात करा करो, आलतू फालतू लोगों का समय मत खराब करा करो। शुक्रिया। आखिरी कमेंट जादौन साहब आपका। तो देखिए ऐसा है जी कि सरकार को थोड़ा जो मुद्दे उठाए गए गंभीरता दिखाना चाहिए। कई बार क्या है कि मंत्रियों की तरफ से भी जवाब सही नहीं आते। अभी एक प्रकरण में जो पॉल्यूशन का मुद्दा उठाया था अभय सिंह यादव ने, जो भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य हैं, उनके सवाल का जो जवाब दिया कंवरपाल जी ने, तो उसमें जिन्होंने जवाब रखा उन्होंने अभय सिंह जी ने उनको उसी समय टोक दिया कि मेरे सवाल का तो ये जवाब नहीं। सवाल ये है कि सरकार को भी जिम्मेदारी से सारे बातों को रखना चाहिए और जो मुद्दे विपक्ष की तरफ से आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दे उठाए जाते हैं उनको आप स्वीकार भी करते हो, लेकिन गंभीरता से उन समस्याओं को दूर करने का भी काम करना चाहिए। अब आप लाभ की बात करते हैं, अगर कोई पहाड़ पर चढ़ाई करवा के लाभ दे तो हाँफते हुए उसका लाभ लेगा कोई आदमी, तो उसका फायदा क्या है? उसको पूरी राहत मिलनी चाहिए। सरकार को एक जिम्मेदारी का रूप दिखाना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोगों ने वक्त दिया और चर्चा हमने की। तो हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर हम बात कर रहे थे, कई मुद्दों पर हंगामा देखा गया, विपक्ष ने आरोप लगाए तो सरकार की ओर से पलटवार भी किया गया। इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।